Hello students, myself Rajiv Atri, and today we are going to discuss our physics question paper section B. So students, these two questions, very simple questions. Define mobility and relate it with relaxation time. 21st question. मोबिलिटी क्या होती है? रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर रिलैक्सेशन टाइम के साथ कंपेयर करना है, रिलेट करके दिखाना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को खोल दीजिए, क्यू ई टो बाय एम। एंड जब डिवाइड में ई करेंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, एंड आफ्टर कैंसिलिंग ई, क्यू टो बाय एम। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिव, फॉर ए प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन इट इज पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेट इट विद करंट डेंसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस में डाल दिया जाए, आफ्टर दैट जो एवरेज वेलोसिटी होती है हर एक इलेक्ट्रॉन की या ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So relation tha is equal to Vd, drift velocity, into E and A, or we can say that Vadina. A rearranging I by A होता है J. J means current density. So this is the relation between current density and drift velocity. Your next question is एमीटर था एक, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है पहले, दिस इज एमीटर रेजिस्टेंस 0.8 ओम। उसको अब 1 एम्पियर करंट मेजर करने के लिए बनाया गया है फिलहाल। अगर मेरे को करंट की मेजरमेंट इंक्रीज करनी हो तो क्या करूं? तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है, एक शंट ऐड करना पड़ेगा पैरेलल में, बिकॉज ज्यादा करंट आ गया तो एमीटर डैमेज भी हो सकता है। तो वो जो शंट है वो कितने रेजिस्टेंस का होना चाहिए? तो मैंने ये कन्वर्जन के टाइम पे शंट का भी फॉर्मूला करवाया था। सो स्टंट का फॉर्मूला डायरेक्टली पुट होगा, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने, एंड आंसर 0. ये तीनों चीजें दे रखी है जो जो इस शंट के फॉर्मूले में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd क्वेश्चन है हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, अल्टरनेटिंग करंट से है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होती है? देखो, रेजोनेंस हमने किया था जब एक LCR सर्किट कम से कम रेजिस्टेंस शो करता है, उस कंडीशन को क्या कह देते हैं? रेजोनेंस। और कम से कम रेजिस्टेंस शो करता है तो करंट से ज्यादा होगा। इसी पॉइंट को क्वालिटी फैक्टर नाम के टॉपिक से हमने एक्सप्लेन किया था। तो वही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता है कि जो ग्राफ था, ग्राफ का पीक किस वैल्यू पे डिपेंड करता था? मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे। नाउ इसी का सेकंड पार्ट था, अगर VL इज इक्वल टू VC इज नॉट इक्वल टू VR है, मतलब एक तरह से रेजोनेंस की ही कंडीशन है आपके पास, उस टाइम पे पावर फैक्टर क्या होगा? मैंने बताया था रेजोनेंस के ऊपर पावर फैक्टर 1 होता है। क्यों 1 होता है? रेजोनेंस पे Z इज इक्वल टू R एंड cos phi इज इक्वल टू R बाई जेड। R बाई जेड दोनों सेम 1। इसी के और में जो क्वेश्चन डाला हुआ है वो ये है, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक के नाम से लिख दिया है, बट क्वेश्चन ये था आपका कि AC सोर्स है जिसके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो है V0 sin ओमेगा टी। ये इनपुट वोल्टेज गिवन है V0 sin ओमेगा टी। बोला इसको कैपेसिटर से अटैच करवाया, कैपेसिटर से अटैच करवाने के बाद अब बताओ इस कैपेसिटर ने करंट कितना कंडक्ट किया। आफ्टर दैट आपको एक ग्राफ भी बनाना है करंट और ओमेगा टी के बीच में, वोल्टेज और ओमेगा टी के बीच में। तो ये जो टॉपिक है मेनली ये टॉपिक ही पूछ रखा है आपसे। टॉपिक में हमने करंट निकालना था वोल्टेज से, करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन बाय यूजिंग ए कैपेसिटर यही बनता है dq बाई dt। q इज इक्वल टू CV फॉर ए कैपेसिटर। v को चेंज किया V0 sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी आने के बाद अब ये देखें, इसको मैंने रेसिप्रोकल करके नीचे कर दिया। ये क्या होता है वैसे? इंपीडेंस। किसका इंपीडेंस? कैपेसिटर का। तो ये जो 9 कोस को साइन में चेंज किया, क्योंकि साइन में लाना है ना मेरे को। साइन में लाने की भी वजह हमारे पास है क्योंकि हमें फेज एंगल, जो फेज एंगल होता है वो फेज एंगल कंपेयर करवाना है करंट और वोल्टेज का, और उसी के बीच का ग्राफ आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ भी रखा है। तो करंट और ओमेगा टी के बीच का बनाना हो या वोल्टेज और ओमेगा टी के बीच का बनाना हो, वोल्टेज तो जीरो फेज पे है तो जीरो से ही स्टार्ट कर देंगे, बट करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है तो 90 डिग्री आगे से स्टार्ट करेंगे इस टाइप से। ये है हमारा दोनों का, ये करंट का ओमेगा टी के साथ, ये है वोल्टेज का ओमेगा टी के साथ। ये दोनों ग्राफ भी बनाने थे। Your next question is which of the following electromagnetic wave have minimum wavelength and minimum frequency? ये आपको ना 4 वेव दी हुई थी,
ये मैंने ऑर्डर में रखी है बट इस ऑर्डर में नहीं गिवन थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ या फिर बोल सकते हो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है। मीन्स पूछ ये रखा है मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना। तो मैंने वेवलेंथ के इसमें डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर जो भी आप सोचो उसकी ऑर्डर में मैंने ये लगा दिए हैं। लगाने के बाद ये देखो, ये है सबसे बड़ी वेवलेंथ, ये है सबसे छोटी वेवलेंथ। ये बड़ी वेवलेंथ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो सेकंड पार्ट का आंसर माइक्रोवेव, फर्स्ट का आंसर गामा रेज। यूजेस लिखने दे रखे थे। माइक्रोवेव ओवंस में यूज होता है ना, कुकिंग पर्पज से। इंफ्रारेड सारे रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस में, आपके टीवी के रिमोट में। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशंस मेनली बेसिकली वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज होती है। वैसे बहुत सारे यूज हैं इसके। सैनिटाइजर एज ए मेडिकल पर्पज में भी यूज होता है ये, एज ए सैनिटाइजर। हाँ जी, गामा रेज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसको भी हम लिख सकते हैं फॉर मेडिकल पर्पज। अच्छा, 25th था, ये हमारा रिफ्लेक्शन पे बेस्ड था कि एक मिरर है, कॉन्केव मिरर, इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर पे रेडियस थी 60, तो फोकल लेंथ हो गई 30। तो फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो गया ऑब्जेक्ट। एक तरह से हमारा रे डायग्राम की हेल्प से हमें दिख रहा है कि इमेज कैसी बननी चाहिए, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बनेगी तो कैसी होगी नेचर में, नेचर में होगी इरेक्ट भी और वर्चुअल भी। बट इसने नेचर पूछ रखा है तो हम मैग्निफिकेशन से बता देंगे। मैग्निफिकेशन से भी बताया जा सकता है नेचर। पहले तो इमेज डिस्टेंस निकाली मैंने बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन देखो, अगर किसी भी मिरर की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो उसका नेचर ऐसा ही होता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिग्नर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपको बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि आपने सिर्फ टीचर की सुनी थी और उसके बाद आपने घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं की। देखिए टीचर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, आपको बुक में से अगर एक बार देखते तो आपको पता चलता है ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही है। ये जो नाम है ना दोनों, जिगर एंड मार्सडन, ये रदरफोर्ड के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया बट नाम रदरफोर्ड का आना था क्योंकि उसके असिस्टेंट, है ना। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ही एक तो ये बी पूछ रखा था क्या है, एक थीटा पूछ रखा था क्या है। आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करता है वो बाउंस बैक होता है। बट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है इंपैक्ट पैरामीटर। वो इंपैक्ट पैरामीटर पूछ रखा था, वैल्यू ये है ना। इसके बाद ये पूछा कि थीटा 0 हो और थीटा 180 हो तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या बनेगी। तो सीधा सीधा कॉट थीटा 180 होगा तो 90 बन जाएगा, 90 बन जाएगा तो 0। एंड आफ्टर 0 डिग्री पे क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब बी cos 0 मतलब जब पार्टिकल अनडेविएटेड गुजरेगा, और अनडेविएटेड गुजरेगा वो कोई डिफाइंड वैल्यू थी ही नहीं जब पार्टिकल अनडेविएटेड गुजरेगा। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन का, वो है ड्रॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता था आपको, रिवर्स बायस में होती है। बट इसके बाद क्रिटिकल वोल्टेज पे हमारे ये जो करंट है अंडर रिवर्स बायस, ये कैसे इंडिपेंडेंट है, इसको लिखने में प्रॉब्लम हुई होगी। तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज कि रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो मेजॉरिटी कैरियर के कारण नहीं होता। मेजॉरिटी कैरियर तो ऑलरेडी बैरियर को बड़ा बनाने के लिए वहां पे रिजिड हो चुके हैं, बट माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। और माइनॉरिटी कैरियर के कारण छोटा करंट होता है, वो छोटा करंट क्रिटिकल वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता। सो यही इसमें एक्सप्लेन करना था कि ये जो करंट है ना, जो करंट आप बोल रहे हो कि इंडिपेंडेंट ऑफ क्रिटिकल वोल्टेज, हाउ, ये जो करंट है ये करंट माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है, जो कि बहुत छोटा वैल्यू होती है करंट की, और वो वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेक्शन बी। सी सेक्शन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये छोटी छोटी वीडियो में मजे आ रहे होंगे आपको भी चेक करने में, है ना। अगर एकदम से सारा रिजल्ट सामने आ गया तो आपको भी दिमाग में एकदम से घूम जाएगा। तो सी सेक्शन के लिए ऐसी ही छोटी सी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। उसके बाद डी सेक्शन। एंड एक और चीज, आप ये मत सोचना कि सेट फर्स्ट की चेकलिस्ट है ये। हर एक सेट में, आपके तीनों सेट में काफी क्वेश्चन सिमिलर हैं। सो आपके में भी ये क्वेश्चंस जरूर आए होंगे। इनमें से कुछ एक क्वेश्चन है जो नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं, वो मैं जब आपका सेट सोल्व करूंगा
उसमें क्लियर कर लेना। बाकी ये सेट में जो भी क्वेश्चन है आप में से, आपके सेट में जो इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखें और अपने रिजल्ट को देखें किस तरह से आपने परफॉर्म किया है पेपर में। एंड अगर क्लियर हुआ है रिजल्ट तो एक लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।